दोस्तों, जिस तरह से हमारी पृथ्वी अपने चांद को अपने साथ लिए सूर्य का चक्कर काट रही है, वैसे ही और भी ग्रह अपने सभी चांदों को लेकर यानी कि अपने सभी मून्स को लेकर सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। उसी तरह से सूर्य भी अपनी गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है और हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में लगभग 200 बिलियन यानी 200 अरब दूसरे तारों के साथ एक बड़े से सुपरमैसिव ब्लैक होल को ऑर्बिट कर रहा है। हमारे सोलर सिस्टम भले ही इस गैलेक्सी और यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा ही क्यों ना हो, लेकिन हम इंसानों के लिए ये खुद ही किसी यूनिवर्स से कम नहीं है, क्योंकि आज तक कोई इंसान या फिर हमारे द्वारा बनाया गया कोई भी स्पेसक्राफ्ट इसे पार नहीं कर पाया है। सोलर सिस्टम कितना बड़ा है, आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि यह खुद ही करीब 4 भागों में बटा है, जहां सूर्य के बाद शुरुआत में बारी आती है सोलर सिस्टम के 4 रॉकी प्लैनेट यानी चट्टानी ग्रहों की, जिनमें से एक अर्थ पर हम इंसान रहते हैं। फिर शुरू होती है एक एस्ट्रॉयड की बड़ी दीवार, इसमें लाखों एस्ट्रॉयड इन चारों चट्टानी ग्रहों को बाकी 4 गैस जाइंट यानी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून से अलग करते हैं और एस्ट्रॉयड की इस दीवार को हम एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। लेकिन इन गैस जॉइंट के बाद एक और एस्ट्रॉयड की दीवार शुरू होती है, जिसे हम कुइपर बेल्ट कहते हैं, जिसमें कुछ सेंटीमीटर से लेकर कई हजार किलोमीटर बड़े एस्ट्रॉयड लगातार सूरज को ऑर्बिट करते आ रहे हैं और ये हमारे सोलर सिस्टम में सभी 8 ग्रहों और सोलर सिस्टम के आखिरी भाग कहे जाने वाले ओर्ट क्लाउड को अलग करते हैं। मुझे यकीन है कि सोलर सिस्टम की इन बड़ी बड़ी लाखों एस्ट्रॉयड से बने बेल्ट्स को देखते हुए आपके मन में कभी न कभी ये सवाल तो जरूर ही आया होगा कि आखिर हमारे न्यू हॉरिजॉन और वाइजर 1 और वाइजर 2 जैसे स्पेसक्राफ्ट इन लाखों एस्ट्रॉयड को पार कैसे करते हैं और कभी हमारा कोई स्पेसक्राफ्ट किसी एस्ट्रॉयड से क्यों नहीं टकराता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको आपके इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं, जिसमें हम आज डिटेल में समझेंगे कि कैसे स्पेसक्राफ्ट कोई एस्ट्रॉयड या एस्ट्रॉयड बेल्ट या कुइपर बेल्ट के लाखों एस्ट्रॉयड से बचकर अपने मिशन को कंप्लीट करते हैं और आखिर इस पूरे सफर में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी होती है जो स्पेसक्राफ्ट को एस्ट्रॉयड कोलिजन से बचाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप कोई हॉलीवुड या बॉलीवुड साइंस फिक्शन मूवी देखते हैं, इनमें यह देखते हैं कि किस तरह उनका स्पेसक्राफ्ट एस्ट्रॉयड से बचता बचता निकलता है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। मूवी वाले इस बात को ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स तरीके से दिखाते हैं, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट के लिए एस्ट्रॉयड बेल्ट से बचकर निकलना इतना भी मुश्किल नहीं है। और ऐसा मैं जो कह रहा हूं, इसको जानने के लिए हमें एस्ट्रॉयड और एस्ट्रॉयड बेल्ट के बारे में जानना पड़ेगा। एस्ट्रॉयड को सबसे पहले स्पॉट करने वाले व्यक्ति का नाम था गियाजेपे पियाजी, जो एक इटालियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने 1801 में एक ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर के डायमीटर वाले क्षुद्र ग्रह को देखा था, जो मार्स और जुपिटर के बीच मौजूद था, जिसे पियाजी ने सेरस नाम दिया। हाँ, वही सेरस जिसे आज हम एक ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से जानते हैं, पर डिस्कवरी के समय इसे एक ग्रह माना गया था। पर 18वीं शताब्दी में सेरस की डिस्कवरी के बाद सोलर सिस्टम में ऐसे हजारों एस्ट्रॉयड की खोज होने लगी जो साइज में काफी बड़े थे। ये इंसानों द्वारा एस्ट्रॉयड बेल्ट की सबसे पहली ऑब्जर्वेशन कही जा सकती है। इसलिए 1802 तक इन सभी सोलर सिस्टम के नए बड़े ऑब्जेक्ट्स को माइनर प्लैनेट कहा जाने लगा। लेकिन जल्द ही जब इनकी संख्या हजारों से बढ़कर लाखों में पहुंचने लगी, तब इन सभी ऑब्जेक्ट का नाम बदलकर एस्ट्रॉयड कर दिया गया, यानी कि क्षुद्र ग्रह कर दिया गया, और जिस रीजन में वे लोकेटेड हैं उसका नाम एस्ट्रॉयड बेल्ट कर दिया गया, यानी कि क्षुद्र ग्रहों का एक अलग ही जोन उन्हें दे दिया गया। इसके कुछ डिकेड्स बीत जाने के बाद 1930 में हमारा सामना एक बार फिर एक नई खोजी गई एस्ट्रॉयड बेल्ट से हुआ, जिसमें कई बड़े ऑब्जेक्ट मौजूद थे जो सोलर सिस्टम के आखिरी प्लैनेट नेपच्यून से 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैली थी, यानी कि इसका फैलाव ही 20 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर था। और इसमें भी कई लाख एस्ट्रॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रह लगातार सूरज को ऑर्बिट कर रहे थे, जिनमें सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट था प्लूटो, जिसे 18 फरवरी 1930 में एरिजोना की लॉवेल ऑब्जर्वेटरी से क्लाइड डब्ल्यू टॉम्बाग नाम के एस्ट्रोनॉमर द्वारा डिस्कवर किया गया था। और क्योंकि इसका डायमीटर 2376 किलोमीटर यानी पृथ्वी के डायमीटर के करीब 18% था, इसलिए उस समय से ग्रह मान लिया गया। और इस तरह लंबे समय तक प्लूटो नेपच्यून के बाद हमारा 9th प्लैनेट बनकर रहा। पर 2006 में इसे भी ग्रह की लिस्ट से बाहर निकालकर एक नई बनाई गई ड्वार्फ प्लैनेट की लिस्ट में रख दिया गया।
कुल मिलाकर कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हमारे इस सोलर सिस्टम में ऐसी 2 बड़ी एस्ट्रॉयड बेल्ट मौजूद हैं, जिनमें लाखों छोटे बड़े एस्ट्रॉयड मौजूद हैं। इनमें से कई तो इतने बड़े हैं कि उनका डायमीटर हजारों किलोमीटर है। आप ये सोच रहे होंगे कि जब हमारे सोलर सिस्टम में इतने एस्ट्रॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रह घूम रहे हैं तो हमारी धरती से कभी क्यों नहीं टकराते? आपका इस सवाल बिल्कुल ठीक है। अब इसका जवाब हम आपको बड़े ही सिंपल शब्दों में देंगे। अब जरा आप ये सोचिए कि हमारी धरती इतनी बड़ी होकर भी अपने ऑर्बिट यानी अपनी एक निर्धारित समय सीमा और अपने एक निर्धारित अक्ष पर ही घूम रही है, तो वह किसी कारण पॉसिबल है? इसका कारण सबको पता है, ऑब्वियसली सूर्य की वजह से, क्योंकि सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है कि सभी प्लैनेट्स हमारे सूर्य को ही ऑर्बिट करते हैं, लेकिन एक दूसरे से टकराए बगैर। सब प्लैनेट की एक निश्चित ऑर्बिट यानी कि एक निश्चित दूरी है, जिसके अंदर ही वह प्लैनेट सूर्य के चारों ओर घुमा करते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, एस्ट्रॉयड बेल्ट भी हमारे सोलर सिस्टम में ही है, इसलिए इन एस्ट्रॉयड बेल्ट के सभी एस्ट्रॉयड भी सूर्य की ग्रेविटी के कारण बिना एक दूसरे से टकराए अपने ही ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एस्ट्रॉयड बेल्ट में कुछ एस्ट्रॉयड इतने बड़े हैं कि वैज्ञानिकों का मानना है अगर यह एस्ट्रॉयड एक साथ मिल गए तो एस्ट्रॉयड आपस में मिलकर एक प्लेनेट बना सकते हैं, जो हमारे मून से थोड़ा ही छोटा होगा। मार्स एंड जुपिटर के बीच बने इस एस्ट्रॉयड बेल्ट में ऐसे 4 एस्ट्रॉयड हैं जिनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। इनमें सेरेस, वेस्टा, पैलेस एंड हाइजिया हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या अभी तक कोई ऐसा मिशन हुआ है जिसने इन सभी एस्ट्रॉयड बेल्ट को क्रॉस किया हो? हाँ, बिल्कुल किया होगा, क्योंकि हम सालों से सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसके प्लैनेट्स और मून्स पर जीवन की तलाश कर रहे हैं। इसके लिए हमने पिछले कई दशकों में अब तक कितने ही सारे स्पेसक्राफ्ट सोलर सिस्टम में भेजे हैं। इनमें से कई तो आज भी हमारे सोलर सिस्टम की एस्ट्रॉयड बेल्ट के पार गैस जाइंट प्लैनेट के चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे ही 2 मिशन का नाम है वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। इन दोनों स्पेसक्राफ्ट को नासा द्वारा बनाया गया है, जिन्हें अलग अलग टाइमिंग पर कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। इनका मेन मोटिव था सोलर सिस्टम को बाहर से जानना और आउटर प्लैनेट के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करना। इस मिशन में पहले वॉयेजर 2 को 20 अगस्त 1977 में लॉन्च किया गया था और उसके बाद वॉयेजर 1 को 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया था। अब इन दोनों स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था तो वैज्ञानिकों की उम्मीद थी कि केवल 5 साल तक ही डेटा को अर्थ पर भेज पाएंगे, लेकिन आप हैरान हो जाओगे क्योंकि दोनों स्पेसक्राफ्ट आज भी काम कर रहे हैं और हमारे सोलर सिस्टम का एक वैल्यूएबल डेटा लगातार हमें भेज रहे हैं। इनमें वॉयेजर 2 तो 1989 में ही कुइपर बेल्ट में पहुंच चुका था और आज तो यह कुइपर बेल्ट को भी पार करके अर्थ से 133 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूर सोलर सिस्टम के आखिरी रीजन ओर्ट क्लाउड में पहुंच चुका है ना? बहुत हैरान करने वाली बात। तो अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि जब इन स्पेसक्राफ्ट ने सोलर सिस्टम में इतनी दूरी तय कर ली है तो ये स्पेसक्राफ्ट कभी भी एस्ट्रॉयड बेल्ट या कुइपर बेल्ट के एस्ट्रॉयड से बचे कैसे? इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है कि जैसे आपको मूवी में दिखाते कि एस्ट्रॉयड एक दूसरे से कितना करीब है, ऐसा लगता है कि सभी आपस में टकरा जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रियल में एस्ट्रॉयड के बीच की दूरी 1000 से 10,000 किलोमीटर के बीच होती है और आप अंदाजा लगाइए जब किसी के बीच में इतना बड़ा गैप होगा तो स्पेसक्राफ्ट को उनसे टकराने की जरूरत ही क्या है? उसके लिए वहां से निकलना बिल्कुल आसान है। अभी तो मैंने यहाँ पर केवल 10,000 किलोमीटर कहा, जबकि कुइपर बेल्ट में तो एस्ट्रॉयड और भी ज्यादा दूरी पर होते हैं, जैसे 10,000 से लगभग कई लाख किलोमीटर दूर। तब आप ही बताइए कि स्पेसक्राफ्ट इन एस्ट्रॉयड से कैसे टकरा सकते हैं? चलो बाय चांस हमने मान भी लिया कि कोई एस्ट्रॉयड यानी क्षुद्र ग्रह स्पेसक्राफ्ट के सामने आ भी गया तो उसे स्पेसक्राफ्ट का क्या होगा? इसका भी एक बहुत आसान शब्दों में एक आंसर है कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस है कि स्पेसक्राफ्ट की स्पीड, शिप में लगे कई अलग अलग तरह के सेंसर टेक्नोलॉजी कॉलिजन से पहले उस एस्ट्रॉयड की मूविंग स्पीड एंड डायरेक्शन का पता लगा लेते हैं, जिसके बाद ऑटोमेटिक या फिर मैनुअल तरीके से स्पेसक्राफ्ट अपनी डायरेक्शन में कुछ डिग्री चेंज करके ही एस्ट्रॉयड कॉलिजन से बच जाता है। चलिए कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी और सेंसर के बारे में जानते हैं जिनका प्रयोग स्पेसक्राफ्ट एस्ट्रॉयड टकराव से बचने के लिए करते हैं। नंबर 1, नेविगेशन एंड गाइडेंस। किसी भी स्पेसक्राफ्ट को बिना किसी एस्ट्रॉयड से टकराए पास करने के लिए नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम बहुत जरूरी एलिमेंट होता है। इस सिस्टम के अंदर स्पेसक्राफ्ट के बहुत सारे सेंसर, इंस्ट्रूमेंट्स और सॉफ्टवेयर को लगाया जाता है, जिनकी मदद से स्पेसक्राफ्ट की पोजीशन, स्पीड और डायरेक्शन को रियल टाइम मेजर किया जाता है। वही सेंसर की वजह से स्पेसक्राफ्ट के पाथ में आने वाली प्रॉब्लम्स को मैथमेटिक कैलकुलेशन से प्रेडिक्ट करके उसकी ट्रेजेक्टरी को टाइम टू टाइम चेंज किया जाता है, जिससे वह क्षुद्र ग्रह और दूसरे स्पेस ऑब्जेक्ट से टकराने से बच जाता है।
इस सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट सेंसर स्टार ट्रैकर होता है। इसका काम होता है कैमरे के जरिए स्टार्स की पोजीशन को लोकेट और ट्रेस करना, जिसका कंपैरिजन वो सेंसर अपने स्टार चार्ट से करता है। और अगर इस सेंसर को उसमें कुछ भी चेंजेस नजर आते हैं तो वह उस स्पेसक्राफ्ट की डायरेक्शन में ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देता है, जिससे वह इजीली स्पेस में ट्रैवल कर सके। इसके अलावा लेजर रेंज फाइंडर नाम का एक सेंसर होता है, जिसका काम लेजर के द्वारा स्पेसक्राफ्ट और उनके नियरली किसी भी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का पता करना होता है। ये सेंसर लगातार स्पेसक्राफ्ट के चारों ओर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर करता रहता है। अगर इस सेंसर को कहीं पर भी पोटेंशियल कोलिजन का पता लगता है तो स्पेसक्राफ्ट में नेसेसरी एडजस्टमेंट के लिए कमांड कर देता है। नंबर 2, ट्रेजेक्टरी प्लानिंग। किसी भी स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में भेजने से पहले वैज्ञानिकों द्वारा उस स्पेसक्राफ्ट की एक ट्रेजेक्टरी प्लानिंग की जाती है, जिसके अंदर उस स्पेसक्राफ्ट के मॉडल का एक कंप्यूटर सिमुलेशन बनाते हैं, जिसके जरिए उसको स्पेस में क्या क्या प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा ये पता लगा जाता है। इस ट्रेजेक्टरी प्लानिंग के जरिए उन्हें स्पेस के शुद्ध ग्रह और दूसरी बॉडीज के बारे में पता लग जाता है, जिसके बाद वो स्पेसक्राफ्ट को सेफली लॉन्च कर सकते हैं। ट्रेजेक्टरी प्लानिंग में एक कॉमन मेथड यूज होता है, जिसे ग्रेविटी असिस्ट के नाम से जाना जाता है। इस मेथड के जरिए हम स्पेसक्राफ्ट को स्पीड और डायरेक्शन दे पाते हैं जो उसे अदर प्लेनेट और सेलेस्टियल बॉडी की ग्रेविटी से मिलती है। इस सेंसर का प्रयोग करके स्पेसक्राफ्ट एस्ट्रॉयड बेल्ट का कुइपर बेल्ट में से एक पाथ को सिलेक्ट करके ग्रेविटी के जरिए तेजी से निकल जाता है। नंबर 3, कॉलिजन अवॉइडेंस मैन्यूवर्स। नेविगेशन एंड गाइडेंस सिस्टम और ट्रेजेक्टरी प्लानिंग के बाद भी स्पेस में एस्ट्रॉयड से टकराने का खतरा बना रहता है, जिसे डेब्रिस अवॉइडेंस मैन्यूवर्स यानी डैम्स के जरिए दूर किया जा सकता है। इस सेंसर के जरिए स्पेसक्राफ्ट की स्पीड कम और डायरेक्शन बदली जाती है, जिससे वह एस्ट्रॉयड से बचकर निकल सके। किसी भी टकराव से बचने के लिए डैम्स का एक खास तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जिसे थ्रस्ट बर्न कहते हैं। इसकी हेल्प से एक स्पेसक्राफ्ट की डायरेक्शन एकदम से बदल देता है, जिससे वह उस एरिया से दूर चला जाए जहां पर टकराव होने का खतरा बना रहता है। और कई बार इस सेंसर को पूरी कमांड मिली होती है कि अगर स्पेसक्राफ्ट के पाथ में उसे ज्यादा एस्ट्रॉयड या प्रॉब्लम दिखे तो स्पेसक्राफ्ट का पाथ ऑटोमेटिकली भी बदल सकता है। यानी ये सभी टेक्नोलॉजी हमेशा ये बात इंश्योर करती है कि हमारे स्पेस प्रोब सेफली सोलर सिस्टम में एक्सप्लोरेशन का काम कर सकें। इन सब बातों का कंक्लूजन क्या है? एस्ट्रॉयड बेल्ट एंड कुइपर बेल्ट को किसी भी स्पेस प्रोब के लिए एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है और रिस्की भी साबित हो सकता है। हालांकि हाई एडवांस्ड नेविगेशन एंड गाइडेंस सिस्टम, ट्रेजेक्टरी प्लानिंग का कोलिजन अवॉइडेंस मैन्योर जैसे सेंसर और इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से स्पेस में आने वाली सभी प्रॉब्लम जैसे एस्ट्रॉयड और टकराव को तो दूर किया जा सकता है और सेफली अपने रीजन में जाया जा सकता है। और उनकी हेल्प से हमें सोलर सिस्टम की हिस्ट्री और इवोल्यूशन को भी जानने में मदद मिलती है। हमें पता है कि बहुत ज्यादा रिस्की है, लेकिन फिर भी स्पेस एक्सप्लोरेशन लगातार हमें अपनी बाउंड्रीज को पुश करने के लिए मोटिवेट करता है, जिससे हमें यूनिवर्स के बारे में बहुत सी नॉलेज मिलती है। ओवरऑल एस्ट्रॉयड बेल्ट एंड कुइपर बेल्ट का एक्सप्लोरेशन ह्यूमंस की इमेजिनेशन एंड डिटर्मिनेशन की स्पिरिट को दिखाता है कि ह्यूमन कभी भी एक जगह नहीं रुकेंगे। अब मुझे उम्मीद है कि आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि आखिर कैसे स्पेसक्राफ्ट हमारे सोलर सिस्टम में लाखों एस्ट्रॉयड से बचकर अलग अलग ग्रहों और उनके चंद्रमाओं को एक्सप्लोर करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी वीडियो